500 प्रश्न की सीरीज आज हम फिर से आगे बढ़ाते हुए सेट नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। बच्चे सेट नंबर फर्स्ट हम पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर जाएंगे तो देखने को मिल जाएगा, लेकिन वीडियो के बाद है ना, वही लास्ट में आपको देखने को मिलेगा, अभी नहीं। प्रश्न 1 में कहा है विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। बेटा विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। सी राजगोपालाचारी, जेबी कृपलानी, बलवंत राय मेहता या अशोक मेहता। तो ध्यान रखेंगे बलवंत राय मेहता को माना जाता है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की जो शुरुआत है वो बलवंत राय मेहता ने ही की है और सिफारिश भी इन्होंने ही की है। बात समझ आ गई। 1957 में ध्यान रखें, 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में इन्होंने जिक्र किया था और अपनी रिपोर्ट में तीन स्तर बताए कि जिससे पंचायत राज व्यवस्था सुचारू की जा सके भारत के अंदर। और वही पंचायत राज व्यवस्था को लागू करना हम क्या कहते हैं, भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण कर देना। तो वैसे ही विकेंद्रीकरण प्रणाली की शुरुआत अगर आपसे पूछ ली जाए तब भी बलवंत राय मेहता, सिफारिश पूछ लीजिए तब भी बलवंत राय मेहता, और विकेंद्रीकरण के लिए जाना किसको जाता है तब भी बलवंत राय मेहता को जाना जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। ये हम ग्रामीण परिवेश पढ़ रहे हैं और ग्रामीण परिवेश के इन प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। 25 प्रश्न आपसे लेखपाल भर्ती में ग्रामीण परिवेश के होंगे और वो पूरे सिलेबस का 25% कवर कर रहा होगा। तो अगर हम इनकी प्रैक्टिस कर लें तो वो हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा, इसलिए यहां पर हम प्रैक्टिस वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका ज्ञान वितरण में। चलिए प्रश्न नंबर 2 में हम कहते हैं कि 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की संस्तुति की। देखो वही बात आ गई, त्रिस्तरीय पंचायती राज की संस्तुति किसने की है, तो बलवंत राय मेहता। यहां पर आप ध्यान रखेंगे बलवंत राय मेहता ने 3 स्तर बताए हैं और मैं एक छोटी सी नजर में आपको बता दूं कि वो 3 स्तर कौन कौन से हैं। तो पहला स्तर इन्होंने बताया ग्राम स्तर। बेटा क्या बताया, ग्राम स्तर। दूसरा स्तर इन्होंने क्या बताया, दूसरा स्तर इन्होंने बताया क्षेत्र स्तर, क्षेत्र स्तर जिसको ब्लॉक भी कहते हैं। और तीसरा स्तर इन्होंने बताया जिला स्तर। ठीक है, जिला स्तर जो कि जिला पंचायत कहलाता है। ठीक है, जिला पंचायत कहलाता है। इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए अगर समझ में आई है तो फटाफट से आपको क्या करना है, इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करना है ताकि उन लोगों को भी चीजें क्या हो जाए, सीखने को मिल जाए। समझ में आ रही है मेरे बच्चे बात। आगे प्रश्न को और बढ़ते हैं और एक एक चीज को बड़े ध्यान से समझते हुए आप चलेंगे, ऐसी मैं उम्मीद आप लोगों से कर रहा हूं। प्रश्न नंबर 3 में कहा है अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी। अभी देखो बलवंत राय मेहता ने किसके लिए की है, 3 स्तर के लिए। 3 स्तर पूछेगा तो बलवंत राय मेहता। अशोक मेहता पूछने लग जाए तो अशोक मेहता का ध्यान रखेंगे द्विस्तरीय पंचायती राज के लिए इन्होंने कहा कि मंडल वंडल की जरूरत नहीं है, तुम क्या कर दो, ग्राम पंचायत बना दो, ग्राम पंचायत बना दो और जिला पंचायत बना दो, ग्राम पंचायत बना दो और जिला पंचायत बना दो। इन्होंने ये 2 ही स्तर बताए। ठीक है, ग्राम पंचायत बना दो और जिला पंचायत बना दो। तो केवल 2 ही स्तर बताए हैं किसने, 2 ही स्तर बताए हैं किसने, बच्चे ध्यान रखेंगे 2 ही स्तर बताए हैं किसने, अशोक मेहता ने। ठीक है, 3 स्तर पूछेगा तो बलवंत राय मेहता और 2 स्तर पूछेगा तो अशोक मेहता। अब सर हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, बेटा याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। यहां देखो अशोक मेहता के नाम में 2 ही शब्द आ रहे हैं, एक आ रहा है अशोक और दूसरा आ रहा है मेहता। ठीक, समिति तो कॉमन है, कमेटी है इसका मतलब। तो अशोक मेहता 2 शब्द आ रहे हैं मतलब द्विस्तरीय, ध्यान रखना ये बात। और अगर मैं लिखूं बलवंत राय मेहता तो देखो बलवंत राय मेहता को कैसे लिखा जाएगा, मैंने लिखा बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता। 3 शब्द लिखे ना मैंने, 1 2 3। अब ये 3 शब्द हैं तो इन्हीं से याद रख लेना, त्रिस्तरीय है। कितना, त्रिस्तरीय। 3 स्तर बताए हैं बलवंत राय मेहता ने, 2 स्तर बताए हैं अशोक मेहता ने। बात समझ में आ गई। फटाफट से लाइक कर दो वीडियो को अगर समझ में आ गई है तो। चलिए मेरे बच्चे आगे देख लेंगे। अच्छा ये बात और ध्यान रखना कि अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी, 1978 में, और इसका गठन कब हुआ था, तो 1977 में इसका गठन हुआ था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक,
बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ है? 1957 में। बात समझ में आ गई? चलिए मेरे बच्चे अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। प्रश्न में कह रहा है कि भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? और यहां पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए ए बी सी डी करके। अब हम एक एक ऑप्शन को पढ़ लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। बेटा नहीं है का जिक्र हुआ है यहाँ पर, इसमें थोड़ा डाउट हो सकता है। अगला वाला पढ़ लेते हैं। स्थानीय निकायों के 33% स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। अब बेटा 33% कहे या 1/3 कहे, तिहाई कह दे, 1/3 कह दे, बात एक ही है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया महिलाओं को आरक्षण दिया गया है पंचायत समिति में, और कितना? 1/3 आरक्षण दिया गया है। दूसरा अगला स्टेटमेंट क्या है इसका कि स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध करने के लिए वित्त आयोग गठित किया जाता है, या फिर वित्त आयोग करता है वित्त का उपबंध। तो बिल्कुल फाइनेंस के लिए फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है, वित्त आयोग बनाया जाता है, मैंने बता रखा है आपको, है ना। आगे देखो, स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण निर्वाचन आयोग करता है। तो बिल्कुल करता है भैया। पंचायत चुनाव हो तब भी निर्वाचन आयोग की आवश्यकता पड़ती है, बाकी जो अदर होते हैं वो भी निर्वाचन आयोग कराता है। तो यहाँ पर ये 3 स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये चौथा वाला जो स्टेटमेंट, पहला वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला स्टेटमेंट हो जाएगा, पहला वाला कथन हो जाएगा। तुम लोगों को बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। देखो, कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है, नहीं है कहा इसने। देखो, भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। ये बिल्कुल गलत कह रहा है। बिल्कुल है भैया, संविधान में जिक्र किया गया है। कहाँ? आर्टिकल नंबर 243 में जिक्र किया गया है कि नहीं? और कहाँ? भाग 9 में जिक्र किया गया है पंचायत के लिए। भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग हैं? कमेंट में छाप दो जल्दी फटाफट से। और भाग 9 में जिक्र है किसका? पंचायती राज व्यवस्था का, जिसमें अनुच्छेद 243 वर्णित है। अगले प्रश्न में कहा, पंचायत राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए किस कमेटी ने संस्तुति की थी? किस कमेटी ने संस्तुति की है पंचायत राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए? तो ध्यान रखेंगे, इसका नाम है LM सिंघवी समिति। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या नाम है बेटा? LM सिंघवी समिति। सिंघवी समिति या सिंघवी कमेटी इसको हम कहेंगे, ठीक है। सिंघवी कमेटी, LM सिंघवी कमेटी। इन्होंने कहा था कि भाई पंचायत राज को क्या हो जाना चाहिए? संवैधानिक दर्जा मिल जाना चाहिए। इन्होंने ये कहा, ठीक। और कब कहा या कब इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की है? तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। कब इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी? 1987 में, 1987 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी इस बात को लेकर कि क्या हो जाना चाहिए? पंचायत राज समिति को क्या मिल जाना चाहिए भैया? पंचायत राज समिति को संवैधानिक दर्जा मिल जाना चाहिए, ठीक है। 1986 में गठन किया गया था और 1987 में रिपोर्ट पेश की थी, ये बात ध्यान रखना। अगले प्रश्न की ओर तो चल लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा है कि पंचायत समिति के सदस्य आगे ... क्या कहने का मतलब है कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं? बिल्कुल भाई, यही इसका आंसर हो गया, बात खत्म हो गई। आगे पढ़ लो फिर भी एक बार। पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, जिला अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं। अरे नहीं, खुली प्रतियोगिता के आधार पर तो तुम और हम भर्ती होंगे, जिला अधिकारी द्वारा मनोनीत तो कोई होता ही नहीं है। पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, तो वो पंचायत के सदस्यों द्वारा जो चुने जाते हैं। बेटा ध्यान रखना, अगर यहाँ पर लिखा होता ना अध्यक्ष, कि पंचायत समिति के अध्यक्ष, पंचायत समिति के अध्यक्ष, तब इसका ऑप्शन कौन सा हो जाता? बी इसका आंसर करेक्ट हो जाता, क्योंकि पंचायत समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ये बात आप लोग गांठ बांध लेना, ठीक है। हर वार्ड से एक सदस्य चुन के जाता है, कम से कम 10 से 15 गांव होते हैं एक वार्ड में, और वो वार्ड जब सदस्य चुन के भेजता है तो वो सदस्य ही अपना अध्यक्ष चुन लेते हैं, है ना। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक पदों हेतु परामर्श देता है। किसके सार्थक पद हेतु? अनुच्छेद 40 किससे वर्णित है? बस इतना बता दो। तो भैया ध्यान रखना, पंचायत गठन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल नंबर 14 बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। आर्टिकल नंबर 14 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जामिनर ने पूछा, बार बार पूछा है, अगली बार भी पूछेगा, किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ चाहे, ठीक है। आर्टिकल नंबर 14 ग्राम पंचायत गठन से संबंधित है, और ये किस में? भाग 4 में आता है भारतीय संविधान के, भाग 4 में,
ठीक है। भाग 4 में आता है भारतीय संविधान के, जो क्या बताता है, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अरे जानते हो ना तुम लोग, बेहतर बेहतर, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न में कहा कि निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। इस नहीं पर बड़ा फोकस करना होता है बेटा, है ना। सुमेलित नहीं है, देखो एक तरफ इसने लिस्ट बनाई है किसकी, नगर कस्बे की, और दूसरी तरफ बनाई है स्थानीय निकाय की। तो नगर कस्बा को स्थानीय निकाय से मिलाना है। लखनऊ का जो नगर कस्बा है वो क्या कहलाता है, छावनी परिषद कहलाता है। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। कानपुर का जो स्थानीय निकाय है वो नगर निगम कहलाता है, नगर निगम है कानपुर, ये भी सही है। गाजियाबाद का नगर पालिका परिषद नहीं कहलाता, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। और उसके बाद काकोरी जो है, काकोरी जहाँ कांड हुआ था ना, वही वाला काकोरी जो है, ये भी नगर पंचायत है, नगर पंचायत है काकोरी, ध्यान रखना इस बात को, है ना, नगर पंचायत है काकोरी। तो गाजियाबाद क्या है, नगर पालिका परिषद नहीं है, ध्यान रखना, गाजियाबाद है नगर निगम। गाजियाबाद क्या है मेरे बच्चे, नगर निगम है गाजियाबाद। तो यहाँ पर अगर गाजियाबाद में नगर निगम लिखा होता तो ठीक हो जाता, लेकिन यहाँ पर यही इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि इसने नहीं पूछा है। मैंने कहा ना, नहीं नहीं का ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 9। उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है, कैसे, कैसे किया जाता है। अपने क्षेत्र में निर्वाचित सभी वयस्क द्वारा किया जाता है, नगर पालिका के अध्यक्ष का, ठीक है। ग्राम पंचायत की बात नहीं चल रही, नगर पालिका की बात चल रही है, म्युनिसिपैलिटी की बात चल रही है। तो नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे किया जाता है, तुम लोग बता दो मुझे। क्या सभी क्षेत्र के जो निर्वाचित सभी वयस्क हैं वो वोट करेंगे, उनके द्वारा चुना जाएगा, या उनके द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, चुना तो नहीं, निर्वाचन होता है ना, उनके द्वारा निर्वाचित होगा, नहीं, ये स्टेटमेंट तो नहीं बनना भैया। वयस्कों के वयस्क का क्या मतलब है, वयस्क का मतलब होता है कि आप 21 प्लस हो जाने चाहिए, 21 प्लस या 18 प्लस भी होता है, 18 प्लस, 21 प्लस नहीं 18 प्लस ही होता है। तो 18 प्लस आप हैं तो आप चुन सकते हैं, ऐसा होता है क्या। अरे कुछ तो कह रहे होंगे कि हाँ भाई ऐसे होता है, 18 के बाद तो वोट डालते हैं, लेकिन आगे पढ़ लो, आगे क्या लिखा है, अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचक सूची में शामिल सभी निर्वाचकों द्वारा, ये इसका स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। भाई नगर क्षेत्र की जो निर्वाचक सूची होगी, जो वोटर लिस्ट होगी, उसमें जो जिसका नाम होगा, जो निर्वाचक होगा, जो चुन सकेगा वही तो चुनेगा ना। भाई जिसका निर्वाचक सूची में नाम नहीं, चाहे वो 18 का छोड़ो, तुम उसको 30 का कर दो, तब भी अगर निर्वाचक सूची में नाम नहीं तो कैसे वोट डाल देगा। वोट तो तभी डाल पाएगा जब निर्वाचक सूची में नाम होगा, है ना। तो ये इसका स्टेटमेंट ठीक होगा। अगला देख लो, नगर निकाय के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, तो निर्वाचित सदस्यों द्वारा तो नहीं चुना जाता है, सदस्य अलग चुने जाते हैं और अध्यक्ष अलग अलग चुने जाते हैं। सभी लोग वोट डालते हैं उसमें जिनका निर्वाचक सूची में नाम होता है और 18 प्लस भी हो चुके होते हैं, है ना। आगे देखो, अपने नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचन से, तो नगर क्षेत्रों के वार्डों के निर्वाचन से इसमें भी कोई नहीं बन रहा है, वार्डों का निर्वाचन भी नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये गलत है, और केवल कौन सा सही है, दूसरा सही है। और देखो क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, पैटर्न यह है कि बताइए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। कूट क्या है यहाँ पर, केवल दो, ये वाला इसका आंसर सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। केवल 2 या 4, 3 ही 4, ये भी गलत हो जाएगा ना। तो केवल 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे मेरे बच्चे। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी प्रॉफिटफुल लग रहा है, थोड़ा भी लग रहा है, बहुत फायदेमंद लग रहा है, या थोड़ा सा भी फायदेमंद लग रहा है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर डालो और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो। कमेंट करके अपना कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टाइम में बताने की कोशिश करूंगा या फिर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। सवाल कह रहा है, भारतीय मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कितने संस्कृति क्षेत्र हैं। तो बेटा ध्यान रखेंगे, 91 संस्कृति क्षेत्र हैं भारत के अंदर। किसके अनुसार, भारतीय मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण के अनुसार। होता है ना, रहन सहन के आधार पर संस्कृति लोगों की प्रदर्शित होती है, खान पीन के आधार पर संस्कृति प्रदर्शित होती है, नाचने गाने के आधार पर संस्कृति प्रदर्शित होती है ना, खान पीन, नाचना गाना, नाच गाना, इसके आधार पर भी हमारी संस्कृति या किसी दूसरे से हम कह सकते हो आप कि उससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि उसकी अलग है, हमारी अलग है, क्योंकि वो अलग तरीके का डांस करता है। भांगड़ा कर रहा तो पंजाबी है, इसका मतलब हम तुम तो कैसे ही नाच लेते हैं। अपने जो उत्तर प्रदेश है ना, ये वाला जो, अरे ऊपर वाला जो, जैसे मैं यहाँ पर नक्शा बनाऊँ अगर उत्तर प्रदेश का, ये कुछ मैंने इस तरीके से नक्शा बनाने की कोशिश की, उत्तर प्रदेश का ये कुछ नक्शा हो गया। तो इधर का जो क्षेत्र है ना, ये वाला ऊपर वाला, है ना, क्या कहेंगे इसको, इसको कहते हैं हम उत्तरी
उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तरी प्रदेश, पश्चिमी और उत्तरी दोनों तरीके से मिलता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र में तो कुछ भी कर लो, हाँ डांस तो करना ही है बस, खासकर से अपने उत्तरी वाले में है, ऐसे ही होता ना, बहुत बढ़िया। चलिए, तो 91 है भारत के अनुसार संस्कृति क्षेत्र, भारत में, भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार। अगला प्रश्न कह रहा है वन स्टॉप केंद्र योजना किससे संबंधित है? बेटा वन स्टॉप केंद्र योजना ध्यान रखेंगे सेंट्रल की योजना है और ये महिलाओं से संबंधित है। और मैं आपको बता दूं, आपने नाम सुना होगा अम्ब्रेला योजना का, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला योजना, अम्ब्रेला स्पेलिंग देख लियो, अम्ब्रेला लो हिंदी में लिख देते हैं, अम्ब्रेला योजना का नाम सुना होगा ना। उसी अम्ब्रेला योजना में विलय कर दिया गया है किसको? वन स्टॉप केंद्र योजना को। तो ये महिलाओं से संबंधित है, महिलाओं को सशक्तिकरण, महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है, वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है। महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास इसके द्वारा किया जाता है, वन स्टॉप केंद्र योजना के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा कब की गई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा कब की गई थी? तो बेटा इसको आप बेहतर तरीके से याद रखेंगे, 24 सितंबर 1873 को। कब? 24 सितंबर 1873 को की गई थी सत्यशोधक समाज की स्थापना, सत्यशोधक समाज की स्थापना। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। बार बार क्या हो रहा है, चलो कोई नहीं, होने दो, इससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा खासा वासा है। चलिए, क्वेश्चन ध्यान रहेगा आपको। अगले प्रश्न में कहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में कितनी भारतीय भाषाएं शामिल हैं? तो बेटा ध्यान रखेंगे, वर्तमान में 22 भारतीय भाषाएं शामिल हैं, लेकिन जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, हमारा संविधान बना था, उस समय केवल और केवल 14 भाषाएं हुआ करती थी, है ना, 14 भाषाएं हुआ करती थी। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि बताइए मूल संविधान में अनुसूची 8 में, शेड्यूल 8 में कितनी भाषाएं थी? तो 14, और वर्तमान में कितनी है? तो 22 है, बाद में जोड़ी गई हैं संशोधन करके। सब कुछ यही नहीं बता सकते, पॉसिबल नहीं है, हालांकि चीज़ें मैंने अलग से भी पढ़ा रखी हैं पॉलिटी में। अगले प्रश्न में कहा है सर्व शिक्षा अभियान एक व्यापक कार्यक्रम के तहत प्राप्त करना चाहता है, क्या प्राप्त करना चाहता है भैया? ये प्राप्त करना चाहता है सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। क्या? सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। तुम लोग जानते हो ना, शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, सभी लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए। तो सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा मतलब हर तरीके से प्राथमिक शिक्षा बच्चे को मिल जानी चाहिए, ये इस अभियान का महत्व है। अगले प्रश्न में कहा है राष्ट्रीय बाल श्रम योजना शुरुआत कब की गई? बेटा राष्ट्रीय बाल श्रम योजना परियोजना कब शुरुआत की गई थी इसकी? तो ध्यान रखेंगे अगस्त 1987 को। और इसकी एग्जैक्ट डेट अगर आपसे पूछ ले तो 14 अगस्त, ध्यान रखेंगे 14 अगस्त 1987 को शुरुआत की गई थी किसकी? राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की। और एक बात ये ध्यान रखें कि इन सभी क्वेश्चंस को मैं एमसीक्यूज के रूप में आपसे पूछने वाला हूं, लेकिन कहाँ? तो ध्यान रखें टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे, ताकि क्या हो जाए, आप जब एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाएं तो उनको अटेंड कर सकें, और अटेंड करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। बेहतर तरीके से जानते हैं, फायदा तो मिलेगा ही, है ना। प्रश्न नंबर 16, भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? बेटा भूदान आंदोलन किसने चलाया था? भूदान आंदोलन तो संत विनोबा भावे ने चलाया था। नाम तो सभी ने सुना है ना, नाम तो सुना ही होगा, संत विनोबा भावे। संत विनोबा भावे ने चलाया था, विनोबा भावे, विनोबा भावे ने चलाया था। और ये कब शुरुआत हुई थी इसकी? 1951 में शुरुआत हुई थी, 1951 में शुरुआत हुई थी भूदान आंदोलन। लोग अपनी मर्जी से ज़मीन दान कर सकते थे उसमें, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी कि ले भैया तू ज़मीन रख ले मेरी और आराम से खेती बाड़ी कर, तुझे तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तभी तो भारत का विकास होना था भाई। लोगों ने, जो महत्वपूर्ण लोग थे वो सामने आए, उन्होंने एक एक करके सबके बारे में बताया कि भाई भारत का विकास कैसे हो सकता है। इस तरीके से भी हो सकता है कि जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा हैं वो अपनी ज़मीनें दान कर दें गरीब लोगों को, या उनको जिनके पास नहीं है। तो संत विनोबा भावे ने इसकी शुरुआत की थी, भूदान आंदोलन की। अगले प्रश्न में कहा है कि 20वीं शताब्दी में नई कृषि रणनीति को अपनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कौन से दशक में की गई थी? बेटा ध्यान रखेंगे 1970 के दशक में की गई थी हरित क्रांति की शुरुआत, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जानते हैं ना। अच्छा किसने की थी? तो ध्यान रखें सी सुब्रमण्यम। क्या नाम है? सी सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, इस तरीके से आप नाम याद रखेंगे। ओहो लिखने में थोड़ा सा हो गया, मण्यम,
सी सुब्रमण्यम, ठीक है। इन्होंने शुरुआत की थी 1970 के दशक में हरित क्रांति की, ग्रीन रिवॉल्यूशन की। प्रश्न क्या रहा 18वां कि भारत सरकार द्वारा पीएमजीकेवाई, क्या नाम है, पीएमजीकेवाई के तहत स्वास्थ्य कर्मियों को कितने मेडिकल बीमा कवर की घोषणा की गई है। तो जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर लाइन के लोग हैं, मेडिकल सर्विस के लोग हैं, उनको बीमा कवर किया जाएगा मेडिकल के रूप में पीएमजीकेवाई के द्वारा। कितने तक का, तो ध्यान रखेंगे 50 लाख तक का बीमा कवर करने की इसमें बात कही गई है। असर पीएमजीकेवाई का फुल फॉर्म क्या है, तो बेटा ध्यान रखेंगे, पीएम से तो सभी जानते हैं प्रधानमंत्री, जी से मतलब क्या है, गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण योजना, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। पीएमजीकेवाई कब चलाई गई है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, पीएमजीकेवाई योजना कब चलाई गई थी। अगले प्रश्न में कहा है कि जमींदारी व्यवस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो मेरे बच्चे ध्यान रखेंगे, इसको जाना जाता है स्थायी बंदोबस्त के नाम से। जमींदारी व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या होता था, जमीन के मालिकाना हक जो दिया जाता था वो जमींदारों को दिया जाता था, ठीक, मालिकाना हक जमींदारों को दिया जाता था। अगले प्रश्न में कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग योजना के तहत कितने रुपए तक का ऋण का प्रावधान किया गया है। तो पंडित दीनदयाल योजना, ग्रामोद्योग योजना के तहत कितने रुपए तक का ऋण का प्रावधान किया गया है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चे ध्यान रखेंगे, इसमें किया गया है 25 लाख रुपए तक का, ठीक है। पंडित दीनदयाल योजना ग्रामोद्योग योजना है और इसमें 25 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा 13% के इंटरेस्ट पर, 13% के ब्याज पर, कि 25 लाख रुपए का ब्याज मतलब 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा ताकि लोग स्टार्टअप कर सकें, अपने काम की शुरुआत कर सकें। अगले प्रश्न में कहा है कि एमडीएम, जिसको हम फुल फॉर्म से कह सकते हैं मिड डे मील, क्या कह सकते हैं इसको, मिड डे मील, यानी कि दोपहर का जो भोजन होता है, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या रहा होगा कार्यक्रम का। तो बच्चे ध्यान रखेंगे, इसका उद्देश्य रहा है नामांकन में वृद्धि, पोषण स्तर बढ़ाना, ठहराव करना, यानी कि तीनों ही रहे। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ये सभी बन जाएगा। नामांकन में वृद्धि मतलब स्कूल के अंदर रजिस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, है ना, रजिस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। पोषण स्तर, उनका जो न्यूट्रिशन लेवल है वो बढ़ जाए, है ना, वो बढ़ जाए। प्लस ठहराव करना मतलब बच्चा जो है स्कूल में आए तो स्कूल में रुका रहे, स्कूल में आए तो स्कूल में रुका रहे। ये ठहराव करने से मतलब इसका है, स्कूल में रुका रहे, वो पढ़ लिख कर ही घर जाए, ऐसा नहीं कि बिना पढ़े घर चला जाए और परेशान हो जाए, अपनी खराब कर दे पढ़ाई वढ़ाई सब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जिस समिति की सिफारिश के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया, वह किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी। बेटा ये प्रश्न हमने पिछले वीडियो में भी आपको दिया है, जो यहाँ पर अब देख लो, आई बटन जो ऊपर दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक वीडियो मिलेगा। उस वीडियो को जाके देखेंगे तो उसमें सेट फर्स्ट के क्वेश्चन दिए गए हैं, कितने 25 क्वेश्चन, वो आप जाके अटेंड करेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, सारी तो नहीं कहेंगे, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन कल की वीडियो में बहुत अच्छे से पूछा गया है, लेकिन वहाँ पर घुमाकर और यहाँ पर घुमाकर आंसर नहीं कर पाएंगे बच्चे। देखो मैं बता दूँ कि वहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग या दूसरा पिछड़ा वर्ग गठित किया गया था किसके द्वारा, बीपी मंडल के द्वारा। एक वर्ग गठित किया गया था बीपी मंडल के द्वारा, तो इसकी अध्यक्षता ही किसने की है, बीपी मंडल ने। इसका ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बीपी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चे, तो ध्यान रखेंगे, बीपी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, विश्वेंद्री प्रसाद मंडल। क्या हो जाएगी यहाँ पर, विश्वेंद्री प्रसाद मंडल, ठीक है, विश्वेंद्री प्रसाद मंडल यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। बात समझ आ गई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा है कि पीएमकेवीवाई का पूरा नाम क्या है। पीएमकेवीवाई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएमकेवीवाई का पूरा नाम है। अगले प्रश्न में कहा है कि बताइए जल्दी फटाफट से कि केंद्रीय मंत्रिमंडल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई यूरिया नीति जो 2015 है को मंजूरी कब दी थी? तो बेटा ध्यान रखेंगे ये मंजूरी देखो 2012 में तो नहीं दी गई होगी, दोनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाते हैं क्योंकि नीति का नाम ही 15 है। तो 13 मई 2015 इसका करेक्ट आंसर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 मई 2015 को नई नीति या नई यूरिया नीति की जो मंजूरी है वो दी थी। उसमें क्या होता है, यूरिया का उत्पादन अच्छे तरीके से किया जा सके इसके ऊपर काम किया जाएगा, इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। ठीक है, बात समझ आ गई? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी फटाफट से। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अब बेटा संविधान की 11वीं अनुसूची यानी कि 11th नंबर का जो शेड्यूल है वो किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 11वें नंबर की अनुसूची। ध्यान रखना, तुम लोग मुझे बताओ जल्दी फटाफट से कमेंट करके मुझे बताएंगे। अरे चलो हम ही बता देते, तुम लोग क्या बताओगे, मैं ही बता देता हूँ। वैसे कई बार मैंने जिक्र किया है इसका, ये किससे संबंधित है? पंचायती राज से। पंचायती राज से संबंधित है 11वें नंबर की अनुसूची, 11th नंबर की। ठीक है, और 12वें नंबर की जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है? तो वो नगर पालिका से संबंधित है, वो नगर पालिका से संबंधित है। 11वें नंबर की पंचायती राज से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो बेटा 25 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं पूरे, और यहीं तक हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, द एंड करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। और PDF कहाँ मिलेगी ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लेंगे, जिससे टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद वहीं पर आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, PDF का नाम क्या होगा सर? तो बेटा नाम होगा क्या नाम होगा? 500 सीरीज ग्रामीण परिवेश, 500 सीरीज ग्रामीण परिवेश सेट 2, ये PDF का नाम है। इस नाम से आप सर्च कर पाएंगे। ठीक है, और पहली बात तो जैसे ही आप वीडियो देख रहे हैं उसके बाद से जाके इंस्टॉल करेंगे या देखेंगे, मतलब ज्वाइन करेंगे चैनल को, तो आपको ये सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शुरू में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं, ऑल द बेस्ट। वीडियो को जल्दी से फटाफट से शेयर भी कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट आपका रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा ताकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाए। बाय।